कहानी की शुरुआत होती है जापान में एक नदी किनारे, जहां पापासन नाम का मछली बेचने वाला आदमी अपनी दुकान के लिए मछलियां लेने आया था। घूमते हुए अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने देखा कि आवाज एक लकड़ी के बक्से से आ रही है। पापासन ने बक्सा खोलकर देखा तो उसमें एक प्यारा सा विदेशी बच्चा था। शायद ये बक्सा तैरते हुए यहाँ तक आ पहुँचा था। तब पापासन उसे गोद लेकर अपने घर ले आया और उसका नाम रखा इकी। इसके 16 साल बाद हम देखते हैं कि इकी बड़ा हो गया था और अब वो दुकान में अपने पिता की मदद करता। इकी काफी गोरा था और बाकी सबसे एकदम अलग दिखता था, इसीलिए उसकी उम्र के बच्चे कभी उससे दोस्ती नहीं करते थे। खैर फिर एक दिन इकी सामान लेने के लिए बाजार गया तो उसे मार्शल आर्ट्स के कुछ खिलाड़ी दिखे जो सबके सामने अपने अनोखे करतब दिखा रहे थे। तभी इकी की नजर एक खूबसूरत लड़की किमी पर पड़ी जो कि एक बेहतरीन योद्धा भी थी। उसके करतब देखने के बाद इकी उसका पीछा करता हुआ उनके डोजो तक पहुंच गया। यहाँ कई बच्चे खतरनाक निंजा टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें देखकर इकी के मन में भी निंजा बनने की इच्छा जागी। फिर जब वो वहाँ के मास्टर से मिला तो इकी का इम्तिहान लिया गया जिसमें उसे निंजा ब्लेड से निशाना लगाना था। मगर इकी तो बिल्कुल ही कच्चा खिलाड़ी था और उसका फेंका हुआ ब्लेड किमी को लगता रह गया। अब वो शर्मिंदा होकर लौट रहा था कि अचानक मास्टर साबू को उसकी टांग पर एक अनोखा निशान दिखाई दिया। फिर साबू ने कई प्राचीन कागज देखे और आखिरकार उसे पता चला कि ये निशान तो डांसिंग निंजा का है। उधर घर लौटते हुए इकी की नजर एक डांसिंग मशीन पर पड़ी। उसने वहाँ डांस करने की सोची पर वो गाने की बीट्स पकड़ नहीं पा रहा था। मगर जल्द ही उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई और वो ज्यादातर समय यही डांस करते हुए बिताने लगा। इसके साथ उसने बार बार निंजा ट्रेनिंग में हिस्सा लेने की कोशिश की पर हर बार मास्टर ने उसे सिखाने से मना कर दिया। इसी तरह कुछ साल बीत गए और इकी डांस मशीन पर प्रैक्टिस करते करते जबरदस्त डांस करने लगा। अब वो कई मुश्किल स्टेप्स बड़ी आसानी से कर लेता था, मगर निंजा बनने की दौड़ में वो अब भी काफी पीछे था। खैर एक दिन इकी को डांसिंग निंजा की कहानी के बारे में पता चला तो उसने मास्टर साबू से इसके बारे में पूछा। इकी ने कहा कि वो भी डांसिंग निंजा बनना चाहता है, पर यह सुनकर मास्टर साबू हंसने लगा। उसने कहा कि डांसिंग निंजास बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनके अंदर हमेशा सीखने की आग रहती है जिससे वो कड़ी ट्रेनिंग पर मेहनत कर पाते हैं। फिर मास्टर साबू ने उसे डांसिंग निंजास की एक टेक्निक करके दिखाई जिसमें उसने अपने शरीर को ऐसे घुमाया कि उसके बिना छुए चावल का बाउल अपने आप हिलने लगा। फिर उसने इकी से कहा कि उसमें डांसिंग निंजा बनने वाली कोई खासियत नहीं है। दरअसल मास्टर जानता था कि इकी अपनी असलियत को पहचान नहीं पा रहा, इसीलिए अगर वो अपनी काबिलियत को पूरा इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे किसी औरत को अच्छे से जानना चाहिए। खैर बाद में जब इकी उदास होकर सड़कों पर घूम रहा था तो अचानक कुछ बदमाश लड़के उसे परेशान करने लगे। इकी किसी से लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो जाने लगा, पर उन लड़कों ने इकी पर हमला कर दिया। तभी अचानक इकी डांस करते हुए जबरदस्त पंचेस से इन बदमाशों को मजा चखाने लगा। उसका अजीबोगरीब लड़ने का स्टाइल देखकर उन बदमाशों की भी पैंट गीली हो गई। वो इकी को मास्टर मास्टर कह के पुकारने लगे और उन्होंने कहा कि सर हमें भी ये टेक्निक सिखा दो। जल्द ही इकी उनके साथ मिलकर डांस करने लगा और सबने लाजवाब परफॉर्मेंस दी। वहीं दूसरी ओर हम एंसल नाम के एक अमेरिकन स्टार और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टल को देखते हैं जो मास्टर साबू से मिलने जा रहे थे। असल में एंसल ने मास्टर साबू से ही निंजा टेक्निक सीखी थी, पर अब वो उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा था। खैर अब वो मास्टर साबू से एक प्राचीन कागज लेने आया था जिसके जरिए वो टीवी चैनल्स के मालिकों पर दबाव बनाकर अपना फाइट शो शुरू करने वाला था। मगर मास्टर साबू ने चंद पैसों के लिए वो प्राचीन कागज देने से साफ इनकार कर दिया। इससे एंसल को काफी गुस्सा आया और वो मास्टर को एक मशीन पर बांधकर उनके ऊपर अत्याचार करने लगा। लेकिन मास्टर की ताकत के सामने ये मशीन भी नहीं टिक पाई। उससे आजाद होकर मास्टर ने एंसल पर हमला कर दिया। जब क्रिस्टल ने देखा कि एंसल अकेले तो मास्टर को कभी नहीं हरा पाएगा तो उसने अपने निंजा ब्लेड से मास्टर पर हमला कर दिया। वहीं एंसल ने बंदूक निकाली और मास्टर पर गोली चला दी। इसके बाद वो दोनों प्राचीन कागज चुराकर भाग निकले। इसके कुछ समय बाद इकी वहाँ आया तो उसने देखा कि मास्टर साबू बुरी तरह जख्मी था। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उसने इकी को बताया कि एंसल अपने स्वार्थ के लिए निंजा होने का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस सब से इकी को इतना गुस्सा आया कि उसने मास्टर साबू की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। उसने उसी शाम अपना सामान बांधा और अपने माँ बाप को अलविदा कहकर अमेरिका के लिए निकल पड़ा। फिर हम देखते हैं कि मास्टर साबू तो स्वर्ग पहुंचकर सुंदर लड़कियों के साथ ऐश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो नादान इकी के लिए थोड़ा परेशान था। इसीलिए उसने ध्यान लगाकर अपनी सबसे बेहतरीन स्टूडेंट किमी से संपर्क किया और उसे इकी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं दूसरी ओर एंसल फाइटिंग चैनल के ऑफिस पहुंचा। वो जल्द ही टीवी पर अपना शो लाने वाला था, मगर उसके मालिक गार्लैंड जोन्स को एंसल के साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसने अफवाह सुनी थी कि एंसल पागल हो चुका है। मगर
ये सुनकर एंसल को इतना गुस्सा आया कि उसने गार्लैंड पर हमला कर दिया। एंसल ने उसे तब तक पीटा जब तक वो उसे शो देने के लिए राजी नहीं हो गया। वहीं कई घंटे का सफर करके इकी अमेरिका आ गया और एक होटल में पहुंचा। फिर अगले ही दिन से वो अपने बदले का प्लान बनाने लगा। सबसे पहले उसे एंसल तक पहुंचना था, इसीलिए उसने थोड़ी छानबीन के बाद एंसल के घर का पता ढूंढ निकाला, लेकिन गार्ड्स ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। इकी ने उसे समझाया कि वो वहाँ बहुत जरूरी मकसद से आया है, पर गार्ड ने उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। तब इकी ने अपने निंजा मूव से गार्ड की पैंट उतार दी और सीधा अंदर घुसाया। सब लोग गार्ड को देखकर हंस रहे थे कि तभी क्रिस्टल की नजर इकी पर पड़ी और वो तुरंत समझ गई कि ये लड़का साबू के स्कूल से आया है। उसने अपने निंजा ब्लेड से इकी पर हमला कर दिया, पर किमी ने ऐन वक्त पर वहां आकर उसकी जान बचाई। जल्द ही कई गार्ड्स उन पर हमला करने आए तो उन दोनों ने मिलकर अपने जबरदस्त डांस और निंजा मूव से सबकी हड्डी बसली एक कर दी। फिर इकी ने एंसल पर कुछ चॉपस्टिक से हमला किया, मगर क्रिस्टल ने फिर उसकी जान बचा ली। इससे पहले कि मामला खराब होता, किमी इकी को वहां से बाहर ले आई, क्योंकि ये बदला लेने का सही समय नहीं था। बाद में क्रिस्टल ने एंसल को बताया कि उसे शक है कि इकी अपने मास्टर की मौत का बदला लेने आया है। क्रिस्टल ने बताया कि इकी ने अपने डांस मूव्स और निंजा टेक्निक्स को मिलाकर एक अनोखा ही फाइटिंग स्टाइल बना लिया है। ये सुनते ही एंसल काफी घबरा गया, क्योंकि उसे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया। उसने बताया कि जब वो 9 साल का था तो उसकी माँ उसे एक ज्योतिषी के पास लेकर गई थी, जिसने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन एक डांसिंग निंजा उसकी मौत का कारण बनेगा। अब एंसल बहुत डर चुका था, इसीलिए उसने क्रिस्टल को कैसे भी करके इस लड़के को खत्म करने को कहा। उधर इकी और किमी होटल पहुंचे तो इकी ने उसे भी इसी होटल में कमरा लेकर रहने को कहा, और किमी ने कहा कि वो उसके कमरे में ही रह लेगी। ये बात सुनते ही बेचारे इकी को लगा कि किमी भी उससे प्यार करने लगी है। बाद में जब किमी नहा रही थी तो इकी कमरे में मोमबत्तियां जलाकर और फूल बिछाकर माहौल बनाने लग गया। और जब किमी काफी देर तक बाहर नहीं आई तो इकी ने ध्यान लगाया और दूसरी दुनिया में उससे मिला। वहाँ उसने देखा कि किमी जकूजी में नाबू नाम के एक लड़के के साथ थी। जब नाबू ने इकी को देखा तो उसने उसे धक्का देकर असली दुनिया में वापस भेज दिया। इससे बेचारे इकी का दिल बहुत गंदा टूट गया और उसने सारी सजावटें हटा दी। कुछ पलों बाद जब किमी बाहर आई तो उसने इकी को समझाने की कोशिश की, पर इकी ने कहा कि सब ठीक है, मुझे बात नहीं करनी इस बारे में, और फिर वो आगे की तैयारियां करने चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इकी छानबीन करके गार्लैंड के ऑफिस पहुंचा और उसने गार्लैंड को समझाया कि उनका दुश्मन एक ही है, इसीलिए उन्हें मिलकर एंसल का मुकाबला करना चाहिए। इस दौरान इकी की नजर गार्लैंड की पुरानी तस्वीरों पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि ये तो उसके असली पिता हैं। जब इकी ने उसे डैड कहकर पुकारा तो गार्लैंड ने तुरंत उसके पैर का निशान देखा और वो समझ गया कि इकी ही उसका बेटा है। आखिरकार दोनों एक दूसरे के गले लगकर भावुक हो गए। फिर गार्लैंड ने इकी से अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगी। खैर फिर उन्होंने प्लान बनाया कि उन्हें एंसल का पर्दाफाश कैसे करना है। जैसे ही वो दोनों ऑफिस से बाहर निकले तो अचानक क्रिस्टल और उसके गुंडों ने उनका रास्ता रोक लिया। गुंडे उन पर हमला करके उन्हें बुरी तरह पीटने लगे। जल्द ही किमी उन्हें बचाने आई, पर अंत में गुंडे गार्लैंड को अगवा करके फरार हो गए। क्रिस्टल ने किमी को धमकी दी कि वो गार्लैंड को तब तक रिहा नहीं करेंगे जब तक इकी अपने देश वापस नहीं लौट जाता। इसके बाद दूसरी ओर विक्टर और मैटियो ने गिलबर्ट के घर में घुसकर एलिस पर बंदूक तान दी और गिलबर्ट को जबरदस्ती डील साइन करने को कहा। मजबूरन गिलबर्ट राजी हो गया और मैटियो से गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गया। वहीं दूसरी ओर लुइस कॉन्स्टेंस के असिस्टेंट के साथ फॉक्स और रैल्फ को होल में डालने आई थी, पर उसने चालाकी से असिस्टेंट को ही नीचे धकेल दिया। फिर उसने फॉक्स और रैल्फ को आजाद कर दिया ताकि वो एक बेहतर भविष्य बना सकें। उसने उन्हें नए ब्रेसलेट्स दिए और फिर कॉन्स्टेंस के पास जाकर कहा कि काम पूरा हो गया। कॉन्स्टेंस ने अपने असिस्टेंट के बारे में पूछा तो अचानक फॉक्स और रैल्फ के भागने की खबर आ गई। तभी लुइस ने कॉन्स्टेंस पर गोली चला दी, मगर कॉन्स्टेंस नीचे झुक गई। इसके बाद दोनों में जबरदस्त हाथापाई हुई, पर कुछ देर बाद कॉन्स्टेंस ने लुइस की बंदूक लेकर उसे पीछे धकेल दिया। उधर गिलबर्ट की गाड़ी पर अचानक फॉक्स आ गिरा, जिससे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और फॉक्स नीचे गिर गया। जब मैटियो बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ा तो फॉक्स ने अचानक उसकी टांग पकड़कर अपने ब्रेसलेट का बटन दबा दिया। इसके बाद वो दोनों टेलीपोर्ट होकर पहले विश्व युद्ध में पहुंच गए। चारों ओर से गोलीबारी हो रही थी और मैटियो फॉक्स का पीछा कर रहा था। अचानक फॉक्स ने टेलीपोर्ट होने की कोशिश की, पर एक फौजी से टकराकर उसका ब्रेसलेट खराब हो गया। ये ब्रेसलेट चाइना में बन रहे हैं क्या? 2 मिनट में खराब हो जाते हैं, कभी बैटरी खत्म, क्या चल रहा है ये? खैर इसके बाद फॉक्स और मैटियो में भयंकर लड़ाई हुई। दोनों में से किसी ने हार नहीं मानी, पर अचानक आसमान से एरोप्लेन्स ने पूरे इलाके में बम धमाके शुरू कर दिए। वहीं दूसरी ओर रैल्फ टेलीपोर्ट होकर एलिस और विक्टर के सामने आया।
विक्टर ने उसे गोली मारने की कोशिश की तो रैफ बार बार टेलीपोर्ट होकर गोलियों से बचने लगा। फिर उसने पीछे से विक्टर को पकड़ लिया और दोनों लड़ते लड़ते टेलीपोर्ट होने लगे। तभी एलिस ने मौका देखकर विक्टर पर बॉटल से वार करके उसे बेहोश कर दिया। फिर एलिस ने अपने पिता को फोन किया, पर तभी कॉन्स्टेंस ने वहां आकर गिलबर्ट का फोन छीन लिया और उसने झूठ कह दिया कि फॉक्स उनके कब्जे में है। फिर कॉन्स्टेंस गिलबर्ट को मीटिंग में ले गई और उसे जबरदस्ती साइन करने को कहा, पर जैसे ही गिलबर्ट ने पेन उठाया अचानक असलियत बदलने लगी। असल में रैफ और एलिस समय में पीछे चले गए थे जहां एलिस का जन्म होने वाला था। तब एलिस ने डॉक्टर को बंदूक दिखाकर बच्चे की जगह माँ को बचाने को कहा। इधर असलियत में फॉक्स को एहसास हुआ कि एलिस खुद का वजूद मिटा रही है। जल्द ही समय की असलियत बदलने लगी और हर जगह से एलिस गायब हो गई। फिर जन्म के समय एलिस की माँ की आंख खुली तो उसने एलिस से पूछा कि आखिर वो कौन है, जिस पर एलिस ने जवाब दिया कोई नहीं। जब गिलबर्ट को एहसास हुआ कि एलिस खुद का वजूद मिटा रही है तो वो जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगा। फिर अचानक से उसकी आंख खुली और वो अपनी पत्नी के साथ घर पर था। अब उसकी एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी। जब वो शौक से बाहर निकला तो उसे याद आया कि वो कुछ साइन करने वाला था, जिस पर उसकी पत्नी ने कहा कि वो साइन कर चुका है। फिर उसने अखबार में पढ़ा कि उसने धरती को बचाने के लिए एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट शुरू किया था। फिर भविष्य में फॉक्स की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि रेडियो एक्टिव बादल तो कभी था ही नहीं और भविष्य में सभी लोग एकदम सुरक्षित हैं। आखिरकार सब पब में जश्न मनाने पहुंचे, पर वहां तो एलिस भी मौजूद थी। तब ये खुलासा होता है कि एलिस ने टाइम पैराडॉक्स बना दिया था, यानी उसने एक तरह से अपने ही जन्म को रोक दिया। पर अगर वो पैदा ही नहीं हुई थी तो उसका जन्म रोकेगा कौन? इसीलिए अब वो समय में ना होकर भी मौजूद थी।